नवीन सुबोध स्कूल की ऑनलाइन क्लास के प्लेटफॉर्म पे सभी बच्चों का स्वागत है। देखो बच्चों, आपसे ये बोला था कि सैटरडे को आपका टेस्ट है, तो जो बच्चे ऑनलाइन हैं या वीडियो बाद में देख रहे हैं वो पहले इस पेपर को आप लोग नोट कर लेना 1 मिनट 2 मिनट में। और इनके आपको क्या करना है, एक पेज पे इनके आंसर लिख के आपको इन नंबरों पे सेंड करना है। ठीक है, इन नंबरों पे व्हाट्सएप नंबर पे सेंड करना है। ये तो मेरा नंबर है और ये स्कूल का नंबर है, तो आप किसी भी नंबर पे आप लोग सेंड कर देना जो बच्चे इनके एग्जाम के। लेकिन आपको बिना देखे हुए लिखना है, जितना हो उतना आप लिखना, जैसा भी लिखें आप लोग बिना देखे लिखना, ताकि आपकी एक तरह से टैली हो पाए, आपका मूल्यांकन यहाँ पे हो जाएगा कि आप कितने पानी में हो। और ये सारे क्वेश्चन जो है ना वो बोर्ड के क्वेश्चन हैं, ये भी ध्यान रखना। सारे क्वेश्चन आए हुए हैं राजस्थान बोर्ड का पैटर्न हम लोग ना लेके, हम लोग दोनों पैटर्न लेके चल रहे हैं, सीबीएसई बोर्ड, ऑल इंडिया सीबीएसई बोर्ड प्लस स्टेट बोर्ड एंड आरबीएससी राजस्थान बोर्ड, सभी को हम लेके चल रहे हैं। तो ये सारे क्वेश्चन आए हुए क्वेश्चन हैं, तो इनको नोट करो फटाफट। तो ये नोट कर लिए होंगे। देखो, कल हमारा इस चैप्टर का जो फर्स्ट स्टेप था वो कंप्लीट हो चुका था, अर्थात हम लोगों ने नर युग्मक, पादप के अंदर नर युग्मक जो थे, नर युग्मक का निर्माण ये कंप्लीट कर लिया था। नर युग्मक का निर्माण और इसका परिपक्वन ये कंप्लीट हुआ था। आज हम लोग इसका सेकंड स्टेप लेके चल रहे हैं। केवल फर्स्ट स्टेप ये लेंथी था, मतलब इस चैप्टर का लगभग 40% सिलेबस इसी में आता है। दूसरा है इसके बाद में मादा युग्मक। अब मादा युग्मकों का निर्माण पढ़ेंगे। आपको पहले ही बताया था चैप्टर का नाम क्या है, पुष्पी पादपों में लैंगिक जनन। और लैंगिक जनन का मतलब क्या होता है, पुष्पी पादप, पुष्पी मतलब पुष्प के अंदर, ये हमको मालूम है कि पादप का लैंगिक भाग जो होगा वो केवल क्या होगा, पुष्प होगा। और पादप के अंदर लैंगिक जनन जो होगा वो किसके अंदर होगा, पुष्प के अंदर होगा। अब लैंगिक जनन का मतलब क्या है, लैंगिक जनन का मतलब केवल एक शब्द में यदि हम देखें तो लैंगिक जनन का मतलब है युग्मक निर्माण की घटना प्लस युग्मक संलयन की घटना। ये दो चीज देखनी है। तो सबसे पहले हम यहीं चल रहे हैं, युग्मक निर्माण के बारे में ही चल रहे हैं। तो युग्मक निर्माण जो है उसमें हमने सबसे पहले देख लिया कि नर युग्मकों का निर्माण कहाँ होता है। ठीक है, पादप में नर युग्मक जो होते हैं वो परागकण कहलाएंगे। पहली बात, परागकण का निर्माण कहाँ पे होगा, लघु बीजाणुधानी में। तो हम लोगों ने पिछले वीडियो तक या अब तक हमने क्या देखा था,
लघु बीजाणु दानी की संरचना देख ली, लघु बीजाणु दानी का निर्माण देख लिया, परागकण का निर्माण देख लिया, लघु बीजाणु जनन, नर युग्मकोद्भिद का निर्माण और डेवलपमेंट ऑफ मेल गैमेटोफाइट या नर युग्मकोद्भिद का विकास, ये हम लोग पढ़ चुके थे। इसके बाद में अगला टॉपिक आता है मादा युग्मक के बारे में। अब हमें मादा युग्मक का निर्माण देखना है। तो सबसे पहली चीज कि मादा युग्मक का निर्माण कहां पे होगा? पादप के अंदर। मादा युग्मक का जो निर्माण होता है वो कहां पे होगा? जायांग के अंदर होता है। जो गाइनोसियम होता है, गाइनोसियम को हम क्या बोलते हैं? पादप के अंदर मादा जनन भाग के नाम से भी जानते हैं, पादप के अंदर। दूसरा, जायांग जो होता है, इस जायांग के आपको 3 भाग बताए थे, वर्तिकाग्र, वर्तिका एंड अंडाशय। 3 पार्ट होते हैं, जिसमें से अंडाशय जो होगा ये महत्वपूर्ण होगा, अंडाशय। और अंडाशय में भी बताया था फर्स्ट वीडियो के अंदर ही कि अंडाशय के अंदर क्या होंगे? अंडप होते हैं, और अंडप को ही क्या बोलते हैं? इस जायांग की या मादा जनन भाग की इकाई के नाम से जानते हैं। ठीक है, अंडप होते हैं। अब अंडप के बाद में अंडप के अंदर क्या स्थित होंगे? बीजांड स्थित होते हैं, बीजांड मिलेंगे, और बीजांड से ही किसका निर्माण होगा? आगे चल के बीज का निर्माण होगा। बीजांड के अंदर क्या मिलेगा? भ्रूण कोश पाया जाएगा, बीजांड के अंदर भ्रूण कोश, और इस भ्रूण कोश के अंदर क्या मिलेगी? अंड कोशिका पाई जाएगी, अंड कोशिका। और इसी अंड कोशिका को या अंडाणु को या एक सेल को हम किस नाम से जानते हैं? मादा युग्मक के नाम से जानते हैं, मादा युग्मक। तो हमारे लिए ये स्टेप पढ़ने पड़ेंगे। तो सबसे पहले हम लोग देख रहे हैं किसके बारे में? जायांग के बारे में, जो कि 11वीं क्लास में था, जायांग के बारे में। जायांग का आपको पता है कि पादप के अंदर मादा जनन भाग जो होगा इसको हम जायांग के नाम से जानते हैं, और इसको 3 भागों में बांटा गया है। सबसे ऊपर वाला भाग कौन सा होगा? वर्तिकाग्र, या इसको स्टिग्मा के नाम से भी जानते हैं। दूसरा कौन सा होगा? वर्तिका, और तीसरा कौन सा है? अंडाशय। ये आपको फर्स्ट वीडियो के अंदर बताए थे। अंडाशय जो है, अंडाशय के जितने भाग होंगे, इसके अंदर जितने कंपार्टमेंट बनते हैं ना, जैसे इसके अंदर 2 बने हैं या 4 बने हैं या 6 बन गए या 8 बन गए, ये सभी कंपार्टमेंट जो होंगे वो क्या कहलाएंगे? अंडप कहलाते हैं। और यही क्या कहलाते हैं? जायांग की इकाई कहलाती है। और इनके अंदर ही क्या मिलते हैं? बीज। अंडप के अंदर ही क्या मिलेंगे? बीजांड, और बीजांड से ही किसका निर्माण होगा? बीज का निर्माण होगा। तो ये अंडप तक की जो संरचना थी ये फर्स्ट वीडियो में कंप्लीट है। आज यहां से स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहला क्वेश्चन आता है कि मादा युग्मकों का निर्माण कहां पे होता है? तो मादा युग्मकों का निर्माण यदि आपसे पूछे कोई, तो मादा युग्मकों का निर्माण कहां होगा? अंडाशय के अंदर होगा, ठीक है, या अंडप बता देना, अंडप के अंदर होता है या बीजांड के अंदर होता है। इन तीनों में से कोई भी बता देना। मोस्टली किसका नाम आता है? अंडाशय का नाम आता है। तो सबसे पहले हम देख रहे हैं बीजांड की, कि बीजांड का हमें पता है बीजांड कहाँ होता है। जायांग हमने देख लिया, अंडाशय के बारे में हम लोग पढ़ चुके हैं, और अंडपों के बारे में भी पढ़ चुके हैं। अंडपों की संख्या के आधार पर ही क्या होता है? अंडाशय होता है। 1 अंडपी, 2 अंडपी, 3 अंडपी, चतुरंडपी, पंचअंडपी और बहुअंडपी, ये आते हैं। अगली बात आती है बीजांड की। अब बीजांड की हम लोग बात करें तो एक बीजांड का डायग्राम बना रहे हैं। देखो, बीजांड की जो संरचना है वो लगभग इस प्रकार की दिखाई देती है, ठीक है। अब इसको चाहे उल्टा बनाओ या सीधे बनाओ, लगभग इस प्रकार की दिखाई देगी इसकी संरचना। इसकी बीजांड की, या इसको हम एक प्रारूपिक बीजांड की संरचना भी बोल सकते हैं। एक प्रारूपिक बीजांड की यदि हम संरचना देखें, ये संरचना भी आपके क्या है 11वीं क्लास में थी। बीजांड की संरचना ये भी 11वीं में थी, 12th में भी है, प्लस बीजांड के प्रकार जो हैं वो किस में थे 11वीं क्लास के अंदर।
एक बार एक क्वेश्चन आया था बोर्ड में, 12th क्लास की बात बता रहा हूं, कि ध्यान से सुनना, कि टमाटर के अंदर, टमाटर जो होता है, टमाटर के अंदर जो बीज होते हैं वो इसके गूदेदार जो भाग होता है, अंदर जो रसीला गूदेदार भाग होगा उसमें पाए जाएंगे, सब जगह फैले हुए होते हैं, ठीक है। दूसरा, मटर जो होती है, ध्यान से सुनना, मटर जो होती है, मटर में केवल एक भित्ति से जुड़े हुए रहते हैं, बीज जो होते हैं मटर के वो एक भित्ति से जुड़े हुए मिलेंगे, ठीक। ऐसा क्यों होता है? टमाटर के अंदर तो बीज, छोटे छोटे बीज क्या हैं, फैले हुए हैं सब जगह, लेकिन मटर के अंदर वो एक रैखिक क्रम में जमा है, एक लाइन में जमा है। ऐसा क्यों होता है? तो ये तो हमें पता है कि इन बीजों का जो निर्माण होगा वो किससे होगा, बीजांड से होगा। निषेचन के पश्चात बीजांड जो होता है वो बीज में बदल जाएगा, ठीक है। ये व्यवस्था जो होती है वो बीजांड न्यास के प्रकार के कारण होती है। अब नींबू को काट के देखना, नींबू है, नींबू को बीच में से काटना, तो नींबू के अंदर या बीच में जो स्तंभ मिलता है ना, इसमें ऐसे कॉलम पाए जाएंगे, तो बीज जो मिलेंगे वो यहाँ पे केंद्रीय भाग की तरफ मिलेंगे, ना कि नींबू की परिधि की तरफ बीज मिलेंगे। देखी होगी ऐसी चीज। तो ये जो व्यवस्था होती है ना, ऐसा क्यों होता है? तो वो बीजांड न्यास का प्रकार होते हैं, मतलब न्यास का मतलब होता है जमना, बीजांडों के जमने का जो क्रम होता है ना, उसके आधार पे यहाँ पे बीजों की व्यवस्था होती है। जो प्रकार 11th क्लास में थे, 5-6 प्रकार थे आपके, और उनका क्वेश्चन यहाँ दे दिया था। सीबीएसई बोर्ड के अंदर, राजस्थान बोर्ड के अंदर कभी नहीं आया था, और बार बार यही बोल रहा हूँ क्योंकि इस साल से, सॉरी लास्ट ईयर से पैटर्न जो है वो सीबीएसई बोर्ड का कर दिया है। एग्जाम पैटर्न तुम्हारा जो था पहले राजस्थान बोर्ड का था, लेकिन अब सीबीएसई बोर्ड पैटर्न पे एग्जाम आएंगे, तो वो पैटर्न समझना है कि वो कैसे कैसे आएंगे वहां पे। अब देखो, एक बीजांड की यदि हम संरचना देखें, ये बीजांड मिल कहां पे रहे हैं? ये बीजांड मिल रहे हैं अंडप के अंदर, और अंडप क्या होते हैं? अंडाशय के भाग होते हैं। अंडप अंडाशय की इकाई होती है। अब बीजांड की संरचना में हमें मुख्य 2 भाग दिखाई देते हैं। 2 भाग कौन कौन से? एक तो होता है जिससे बीजांड अंडप से जुड़ा हुआ रहेगा, जिस संरचना से, इस संरचना को हम क्या बोलते हैं? बीजांड व्रंत। बीजांड व्रंत। दूसरा, बीजांड व्रंत के ऊपर का जो फूला हुआ भाग होगा, इस संरचना को हम बोलते हैं बीजांड काय। तो मुख्य 2 भाग होते हैं, एक तो होता है बीजांड व्रंत और दूसरा होगा बीजांड काय। आगे समझ में? अब देखो, सबसे पहले बीजांड व्रंत का काम क्या होता है? बीजांड व्रंत का मुख्य काम यही है, जैसे आपको पुष्प बताया था ना कि पुष्प होता है और पुष्प के नीचे एक व्रंत होता है, इसका काम होता है इस पुष्प को किसी टहनी या शाखा से जोड़े रखने का, जिसके द्वारा, जिस डंठल के द्वारा हम पुष्प को पकड़ेंगे उसे ही हम पुष्प व्रंत बोलते हैं। तो व्रंत शब्द कहीं पे भी आ जाए, स्टाल शब्द कहीं पे भी आ जाए, इसका मतलब होता है कि वो उस संरचना को सादे रखने का काम करता है, उसको क्या करता है? वो जोड़ने का काम करता है। तो बीजांड व्रंत का मुख्य कार्य होता है कि इस बीजांड को अंडप से या अंडाशय की भित्ति से या कहीं से भी अंडाशय के अंदर इसको जोड़े रखने का कार्य होता है इसका, ठीक है। अगली चीज कि बीजांड काय जो होता है, ये बीजांड काय, इस पे क्या होते हैं? 2 प्रकार के आवरण होते हैं, मेनली 2 प्रकार के आवरण होते हैं। बाहर वाला जो आवरण होता है इसको बाह्य अध्यावरण, बाह्य अध्यावरण, और भीतर वाला जो आवरण होता है इसको अंतः अध्यावरण के नाम से जानते हैं। अध्यावरण, बाह्य अध्यावरण और अंतः अध्यावरण। कोशिश पूरी कर रहे हैं इनको हिंदी में लिखने की। अब बाह्य अध्यावरण जो होता है, बाह्य अध्यावरण का काम होता है जब भी बीजांड बीज में बदलेगा, बीजांड बीज में जब बदलेगा फल निर्माण के बाद में, तो बाह्य अध्यावरण क्या करेगा? बीज के बाह्य चोल जो होता है, बाह्य चोल, इसका निर्माण करेगा, और अंतः अध्यावरण जो होता है ये बीज के अंतः चोल का निर्माण करेगा। चोल मतलब आवरण का।
अर्थात टेस्टा और टैगमैन का निर्माण करेगा। और ये टेस्टा और टैगमैन दोनों कहाँ थे? 11th में, जो कि नहीं पढ़ाए होंगे शायद। ठीक है, अच्छा अब इसके बाद में ये तो हो गई अध्यावरण वाली बात। यदि मान के चलना कोई बीजांड ऐसा है, क्योंकि प्रकृति के अंदर बहुत सारी प्रजातियां हैं पेड़ पौधों की, ठीक है, कई प्रकार के पुष्प हैं। यदि मान के चलना कोई बीजांड ऐसा है जिस बीजांड के ऊपर केवल और केवल एक ही आवरण पाया जा रहा हो, एक आवरण, तो ऐसे जो बीजांड होते हैं ना उनको बोलते हैं यूनिटैगमिक। यूनिटैगमिक, ठीक है, जिन पे केवल एक ही आवरण मिल रहा हो, केवल सिंगल कॉट पाया जाता हो, उन्हें हम क्या बोलेंगे? यूनिटैगमिक के नाम से जानते हैं। और जिन बीजांड पे दोनों आवरण पाए जाते हों, बाह्य और अंत अध्यावरण दोनों पाए जाते हों, तो उनको हम बोलते हैं बाईटैगमिक के नाम से जानते हैं। आगे समझ में? ये यू है ना कि बी। यूनिटैगमिक और बाईटैगमिक। बाईटैगमिक का मतलब दो अध्यावरण, और यूनिटैगमिक का मतलब कितना है? एक अध्यावरण हो। ठीक अगली बात कि ये तो हो गई अध्यावरण वाली बात। ये बीजांड का है, यहां तक ध्यान देना, यहां तक ये बीजांड का है, और ये क्या हो गया? बीजांड वृंत। दोनों जिस स्थान से, देखो इस स्थान से ये जुड़े हुए हैं, दोनों जिस स्थान से जुड़े हुए होते हैं वो स्थान क्या कहलाता है? नाभिक कहलाता है। क्या कहलाएगा? नाभिक, या इसको हाइलम के नाम से जानते हैं। नाभिक या हाइलम कहलाता है। ठीक, अब देखो बीजांड के अंदर ये क्या है? अध्यावरण है। ये पूरी लाइन जो जा रही है ये क्या हो गया? बाह्य अध्यावरण ही तो जा रहा है, ये बाह्य अध्यावरण हुआ। और ये भीतर वाला क्या हुआ? अंत्य अध्यावरण हुआ, ये अंत्य अध्यावरण। ठीक है, तो ये बाह्य अध्यावरण और अंत्य अध्यावरण जो दोनों प्रकार के जो आवरण होते हैं ना, वो एक स्थान पे मिलते नहीं हैं। उनमें क्या मिलता है? एक स्थान पे गैप या एक स्थान पे रिक्त स्थान मिलेगा। अर्थात एक स्थान पे क्या होता है? ये जुड़े हुए नहीं रहते हैं। इस जगह को हम क्या बोलते हैं? माइक्रोपाइल के नाम से या बीजांड द्वार के नाम से जानते हैं। बीजांड द्वार। आ गए यहां तक समझ में? बीजांड द्वार कौन सी संरचना होती है? बीजांड द्वार वह संरचना होती है जहां दोनों अध्यावरण नहीं मिलते हैं, या एक ही हो तो एक, जहां पे वो नहीं मिलेंगे वो वाला रिक्त स्थान या छिद्र जो होता है उसे ही हम क्या बोलते हैं? बीजांड द्वार के नाम से जानते हैं। ठीक, अब इस बीजांड द्वार का इस बीजांड द्वार में कोई परिवर्तन नहीं होता। जब बीजांड किस में बदल जाएगा? बीज में बदल जाएगा। जब बीजांड बीज में बदल जाएगा तो बीजांड द्वार में कोई परिवर्तन नहीं होता है। बाह्य अध्यावरण जो होता है जब बीज बनेगा तो बीज के बाहरी आवरण का निर्माण करेगा, और अंत्य अध्यावरण जो होता है वो किसका निर्माण करेगा? मतलब बीज के आंतरिक कवच का निर्माण करेगा। और बीजांड द्वार में कोई परिवर्तन नहीं होता है। नाभिक जो होता है इसमें भी कोई परिवर्तन नहीं होता है। ठीक है, अब देखो बीजांड द्वार का सबसे अच्छा एग्जाम्पल बताएं। चना देखे होंगे, चना देखना, चने के अंदर चना जो होता है, चना मोनोकोट है या डाइकोट है? एक बीजपत्री में आता है या द्विबीजपत्री में आता है? किसमें? द्विबीजपत्री में आता है। चने में देखना यहाँ पे आपको एक हल्का सा उभरा हुआ भाग मिलेगा चने में, और इसी भाग पे यहाँ पे आप एक स्थान पे देखना हल्का सा आपके लिए एक गर्त या गड्ढा सा मिलेगा, हल्का सा छिद्र मिलता है। तो यही हल्का सा छिद्र जो होता है ना, इसी से जल, जब भी चने से पादप का निर्माण होगा तो इसी छिद्र से क्या होगी? जल और ऑक्सीजन अंदर प्रवेश करेगी भ्रूण में। अंदर की ओर क्या होगा? भ्रूण होगा इसमें छोटा सा, तो इसी छिद्र से जल और ऑक्सीजन प्रवेश करेगी। अर्थात बीजांड द्वार, ये वाला छिद्र जो होगा वही बीजांड द्वार होगा, और बीजांड द्वार में कोई परिवर्तन नहीं होगा, ये ध्यान रखना। अगली चीज कि बीजांड द्वार जो होता है, बीजांड द्वार के जस्ट अपोजिट वाला भाग,
देखो बीजांड काय का बीजांड द्वार वाला भाग कौन सा है, जहां पे दोनों अध्यावरण नहीं मिलते हैं आके, वो वाला भाग कौन सा होगा, बीजांड द्वार। और बीजांड द्वार के जस्ट अपोजिट वाला जो भाग है, ये वाला जो भाग होगा, इस भाग को हम क्या बोलेंगे, कैलेजा या निभाग के नाम से जानते हैं। ठीक है, या इसको निभागी क्षेत्र के नाम से भी जानेंगे, कैलेजा के नाम से भी इसको जानते हैं। तो बीजांड, ध्यान रखना, बीजांड के आपको प्रकार बताएंगे, 6 प्रकार होते हैं, बीजांड के 6 प्रकार आते हैं। और निभाग और बीजांड द्वार और बीजांड वृंत, 3 चीज हमें उसमें पढ़नी पड़ेंगी। तो बीजांड द्वार और निभाग एक सामान्य तौर पे लगभग 82% एंजियोस्पर्म के अंदर, जितने भी कुल हैं एंजियोस्पर्म के, उनमें 82% एंजियोस्पर्म के कुलों के अंदर इस प्रकार की अर्थात एनाट्रोपस व्यवस्था मिलती है। ये जो व्यवस्था है वो एनाट्रोपस होती है। ठीक है, अब निभाग और बीजांड द्वार हो गए। इस बीजांड काय के अंदर की ओर, बीजांड काय के अंदर की ओर क्या होता है, एक छोटी थैलीनुमा संरचना होती है। इस छोटी थैलीनुमा संरचना को हम लोग भ्रूण कोश के नाम से जानते हैं, एम्ब्रियो सेक के नाम से जानेंगे, भ्रूण कोश। और ये भ्रूण कोश जो होती है, ध्यान से सुन लेना, भ्रूण कोश जो होता है ये कैसा होगा, अगुणित अवस्था में होगा, हैप्लॉइड होगा ये। इस भ्रूण कोश को छोड़कर संपूर्ण बीजांड की जो कोशिकाएं होंगी, बाह्य की हो चाहे अंत्य अध्यावरण की हो चाहे बीजांड इसकी नाभिक की हो, किसी की भी हो, सभी कोशिकाएं कैसी होती हैं, द्विगुणित होती हैं। सारी कोशिकाएं द्विगुणित होती हैं, बस किसकी, भ्रूण कोश की कोशिकाएं जो होती हैं वो कैसी रहेंगी, अगुणित कोशिकाएं होती हैं। क्लियर है यहां तक? अच्छा, अब आगे इसके बाद में कि हाँ, इस भ्रूण कोश को हम लोग बाहर निकाल के पढ़ रहे हैं कि भ्रूण कोश की यदि हम संरचना को देखें तो भ्रूण कोश की संरचना में देखना, हमारे लिए 3 कोशिकाएं तो कहाँ मिलती हैं, ऊपर की ओर, और 3 कोशिकाएं कहाँ मिलती हैं, नीचे की ओर। ठीक है, और 1 कोशिका कहाँ मिलती है, मध्य में। तो टोटल कितनी कोशिकाएं हैं यहाँ पे, टोटल कितनी कोशिकाएं हो गई, 3 तो ये रही, 3 ये रही, 1 ये रही, कितनी हो गई, 7 कोशिकाएं होती है ना, 7 कोशिकाएं। तो देखो निभाग, ये ध्यान रखना, जहां पे निभाग पाया जाएगा, अब निभागी क्षेत्र कहाँ है, ये वाला क्षेत्र जो है वो निभागी क्षेत्र है। निभागी क्षेत्र की 3 कोशिकाएं जो होती हैं, निभागी क्षेत्र बोला है, निभागी क्षेत्र की 3 कोशिकाएं एंटीपोडल या इनको प्रतिमुखी कोशिकाओं के नाम से जानते हैं। निभागी क्षेत्र की जो कोशिकाएं होती हैं इनको प्रतिमुखी कोशिकाओं के नाम से जानते हैं। और यहां पे कौन सा क्षेत्र था, बीजांड द्वार, ये बीजांड द्वार ही तो है। बीजांड द्वार की ओर की जो 3 कोशिकाएं होती हैं, इन 3 कोशिकाओं को हम एक सेट के नाम से जानते हैं, अंड समुच्चय के नाम से जानेंगे। और इस अंड समुच्चय के अंदर 3 कोशिकाएं होती हैं। इन 3 कोशिकाओं में एक तो क्या होती है, अंड कोशिका, एक होती है अंड कोशिका, और 2 कोशिकाएं कैसी होती हैं, सिनर्गिड या सहायक कोशिकाएं होती हैं। ये वाली तो क्या है, सहायक कोशिकाएं हैं, और ये कोशिका कैसी है, अंड कोशिका। ठीक, मध्य वाली जो कोशिका होती है, ये इस मध्य वाली कोशिका को हम सेकेंडरी सेल के नाम से या पोलर सेल के नाम से जानते हैं, ध्रुवीय कोशिका या द्वितीयक कोशिका के नाम से जानते हैं। ठीक है, बीच वाली जो होती है द्वितीयक या ध्रुवीय कोशिका, इस नाम से जानते हैं। अब जितनी भी कोशिकाएं होती हैं ना, ये टोटल 7 कोशिकाएं होती हैं। 7 कोशिकाओं में से द्वितीय कोशिका या ध्रुवीय कोशिका होती है, ये 2 केंद्रकीय अवस्था में होती है। ये 2 केंद्रकीय अवस्था है, ध्यान से सुन लेना। जब फीमेल गैमेटोफाइट्स के बारे में पढ़ेंगे तो फीमेल गैमेटोफाइट्स के बारे में ये संरचना निकल के आएगी यहाँ पे। तो द्वितीयक या ध्रुवीय कोशिका 2 केंद्रकीय होती है, इनका जीव द्रव्य आपस में मिला हुआ होता है, लेकिन केंद्रक आपस में नहीं मिलते हैं। ध्यान से सुन लेना, निषेचन में भी बहुत काम की चीज है ये। और दोनों केंद्रक कैसे हैं, इसमें
अगुणित अगुणित केंद्रक है। सामान्य तौर पे पिछले चैप्टर में हमने क्या पढ़ा था कि जब अगुणित केंद्रक और अगुणित केंद्रक दोनों अगुणित अगुणित केंद्रक आपस में मिलेंगे तो क्या बनेगी, द्विगुणित कोशिका बनेगी एक, यही पढ़ा था। लेकिन यहाँ पे क्या होता है, इस द्वितीय कोशिका के अंदर इसमें केंद्रकों में संलयन नहीं होता है, केंद्रक नहीं जुड़ेंगे, केवल क्या जुड़ता है, कोशिका द्रव्य जो होता है, जैसे एक अगुणित कोशिका ये रही और एक अगुणित कोशिका ये रही, ये दोनों आपस में क्या हो गई, मिल गई, और ये इनके क्या रहे, केंद्रक रहे। अब बीच की क्या हो जाएगी, भित्ति गल जाएगी और ये कोशिका क्या हो जाती है, एक हो जाती है। तो इनका कोशिका द्रव्य जो है ना केवल यही मिला है, जबकि केंद्रक जो होते हैं वो आपस में नहीं मिलते हैं, इसलिए इसको क्या बोल रहे हैं हम, द्वितीय कोशिका के नाम से जान रहे हैं, सेकेंडरी सेल इसलिए बोलते हैं। प्रतिमुखी कोशिकाएं किस ओर होती हैं, किस सिरे की ओर होती हैं, निभागी क्षेत्र की ओर, और एक्सेट जो होता है वो किस सिरे की ओर होता है, बीजांड द्वार वाले सिरे की ओर होता है। ये मत देखना किताब में क्या है कि ये चित्र जो है वो थोड़ा उल्टा है, उल्टी पोजीशन में है, तो हमें केवल ये ध्यान रखना है कि बीजांड ब्रंथ एनाट्रोपस के अंदर, ये एनाट्रोपस अवस्था है, एनाट्रोपस के अंदर बीजांड द्वार और बीजांड ब्रंथ जो होते हैं ना ये पास पास होते हैं, जबकि इसके अपोजिट क्या होता है, निभागी क्षेत्र होता है। तो निभागी क्षेत्र जहां आप शो करो, चित्र को उल्टा दिखाओ तो निभागी क्षेत्र नीचे आ जाएगा, ये दोनों कहां पहुंच जाएंगे, ऊपर पहुंच जाएंगे। तो ये निभागी क्षेत्र की कोशिकाएं प्रतिमुखी कोशिका और बीजांड द्वार की क्षेत्र की कोशिकाएं अंड समुच्चय कहलाती हैं, जिनमें दो सहायक कोशिकाएं सिनर्गिड सेल एंड एक क्या होती है, अंड कोशिका या एक सेल होती है, और बीच वाली क्या होती है, सेकेंडरी सेल होती है, जिसमें दो अगुणित केंद्रक होते हैं। ये ध्यान देना है, बहुत दोहरा निषेचन में डबल फर्टिलाइजेशन जब पढ़ेंगे उसमें काम आएगी कि कहाँ पे कैसे कैसे निषेचन होगा, क्यों उसको डबल फर्टिलाइजेशन बोल रहे हैं उसको, और पहले कौन सा केंद्रक जुड़ेगा, दूसरा कौन सा केंद्रक जुड़ेगा, वो दोनों आएंगे यहाँ पे, ठीक है यहाँ तक। तो ये क्या हो गई, एक बीजांड की संरचना हो गई। ये अंदर वाला पार्ट पढ़ लिया कि ये अंदर वाला पूरा क्या होता है, भ्रूण कोश। सबसे पहले हमने देखा कि बीजांड के कितने आवरण होते हैं, कितने भाग होते हैं, दो, ठीक है। बीजांड ब्रंथ का हमने कार्य पढ़ लिया, बीजांड काय का पढ़ लिया हमने, बीजांड काय पे आवरण पाए जा रहे हैं, एक आवरण है तो यूनिटेगमिक, दो आवरण है तो बाइटेगमिक, ठीक है। कभी कभी क्या होता है, कुछ ऐसे पादप होते हैं जिनमें तीसरे आवरण का भी निर्माण हो जाता है, जिसको हम एरियल के नाम से जानते हैं, ठीक है। अब देखो कभी कभी क्या होता है कि ये जो बीजांड काय है ना, ये पूरा ये बीजांड काय, ये क्या होता है, बीजांड ब्रंथ से अलग हो जाता है, टूट जाता है, तब इसको हम क्या बोलते हैं, रेफी के नाम से जानेंगे, ठीक है। तब इसको रेफी के नाम से हम जानेंगे यदि ये अलग हो जाए तो। अच्छा, इसके बाद में बीजांड द्वार की हमें पता है, बीजांड द्वार क्या होता है कि जहां पे ये आवरण नहीं मिलते हैं ना, वो स्थल या वो छिद्र क्या कहलाएगा, बीजांड द्वार। इसके जस्ट अपोजिट क्या हो गया, निभाग, और इसमें क्या पाया जा रहा है, भ्रूण कोश, और भ्रूण कोश के अंदर कौन कौन सी कोशिकाएं कहां कहां पे मिल रही हैं वो हमने देख लिया। आ गया यहां तक समझ में। तो ये जो संरचना है ये कहलाती है बीजांड की संरचना, और बीजांड के प्रकार 11वीं क्लास में थे, संरचना भी 11वीं क्लास में थी, यहाँ तो केवल एक प्रारूपिक बीजांड के बारे में पूछा है। अच्छा, अब सुनो इसके बाद में कि बीजांड के प्रकार आते हैं, एनाट्रोपस, हेमी एनाट्रोपस, सर्सिनोट्रोपस, ये प्रकार आते हैं आपके। और ये जो प्रकार हैं वो आपके इस साल तो हटा दिए हैं, एनसीईआरटी के सिलेबस में केवल एक प्रकार दे रखा है, एनाट्रोपस। लेकिन एग्जाम में 10+2 के एग्जाम में वो क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि किस पौधे के अंदर किस प्रकार का बीजांड पाया जाता है। बीजांड के प्रकार आते हैं, 6 प्रकार होते हैं टोटल। अब देखो, बीजांड की संरचना हो गई, और बीजांड की संरचना के अंदर भ्रूण कोश की संरचना हो गई।
इस भ्रूण कोश को हम लोग मादा युग्मकोद्भिद के नाम से भी जानते हैं। भ्रूण कोश को मादा युग्मकोद्भिद के नाम से जानेंगे। क्लियर हो गई? फीमेल गैमेटोफाइट्स के नाम से भी इसको जानते हैं। और भ्रूण कोश में हमने क्या देख ली? अंडकोश का देख ली, और अंडकोश का ही क्या है? मादा युग्मक होता है। अब आती है सबसे पहली बात कि हम लोग शुरू से पढ़ रहे हैं यहाँ पे, एक तो पढ़ रहे हैं हम लोग लघु बीजाणु, लघु बीजाणु, और दूसरे हैं गुरु बीजाणु। पुष्पीय पादपों में लघु बीजाणु का मतलब होता है पराग कण या पादप के नर युग्मक, जबकि गुरु बीजाणु का मतलब होता है पादप में मादा युग्मक। ठीक है, मादा युग्मक, या फिर क्या कहलाती है ये? अंडकोशिका कहलाती है, या इसको अंडाणु या एग सेल के नाम से जानते हैं। क्लियर है यहां तक? तो लघु बीजाणु को माइक्रोस्पोर बोल रहे थे, इनको क्या बोलेंगे? मैक्रोस्पोर के नाम से जानते हैं दोनों को। तो कोई से भी नाम आ जाए और दोनों की सूत्र गुणिता क्या होगी? अगुणित अगुणित होगी, दोनों की सूत्र गुणिता। सबसे पहले हम देख रहे हैं, इससे तो हमें कोई मतलब अब है नहीं, ये हम लोग पहले ही पढ़ चुके हैं इसका निर्माण। और ये अब हमें देखना है गुरु बीजाणु का निर्माण। पहले हमने पढ़ा था लघु बीजाणु का निर्माण, अब हम पढ़ेंगे गुरु बीजाणु का निर्माण। तो गुरु बीजाणु का निर्माण जो होता है वो किसमें होगा? देखो, लघु बीजाणु का निर्माण होता है लघु बीजाणु दानी में। ठीक है, अर्थात माइक्रोस्पोर किसमें बनते हैं? माइक्रोस्पोरेंजियम में बनते हैं। तो गुरु बीजाणु का निर्माण किसमें होगा? गुरु बीजाणु दानी में होता है। इनको हम मैक्रोस्पोरेंजिया के नाम से भी जानते हैं। तो हमने सबसे पहले पढ़ा था लघु बीजाणु दानी। जब भी हमने लघु बीजाणु के निर्माण के बारे में पढ़ा था तो लघु बीजाणु दानी का निर्माण पढ़ा था, लघु बीजाणु दानी का निर्माण। तो लघु बीजाणु दानी का निर्माण जब आपने पढ़ा था कि लघु बीजाणु दानी कैसे बन रही है, तो उसमें एक बार 2 मिनट के लिए इसको रिवाइज कर रहे हैं। तो उसमें यह बताया था कि पादप जो होते हैं जब पुष्प कलिका अवस्था में होता है, कलिका अवस्था पता है क्या होती है? जब पुष्प खिलने वाला होता है, बाह्य दलों से ढका हुआ रहता है वो। तो जब पुष्प कलिका अवस्था में होता है उसी दौरान क्या होता है? एपिडर्मिस जो होती है, एपिडर्मिस के नीचे की जो कोशिका होती है जिसको हम क्या बोलते हैं? हाइपोडर्मिस, और या फिर इसको हाइपोडर्मल लेयर के नाम से भी जानते हैं, हाइपोडर्मल लेयर इस नाम से भी जानते हैं। तो एपिडर्मिस, इसके नीचे की जो कोशिका है हाइपोडर्मिस, हाइपोडर्मिस की कुछ कोशिकाएं ऐसी होती हैं जो कि अपने जीव द्रव्य को सघन कर लेंगी। और जीव द्रव्य सघन कब होगा? जब वो जल का क्या करेगा? त्याग करेगा, जब ही जीव द्रव्य क्या होगा? गाढ़ा। और केंद्रक क्या हो जाएगा? बड़ा। ध्यान से सुनना, जैसे ये कोशिका है हमारे पास, ये कोशिका है। लास्ट ईयर सबने अंतःपराशरण और बाह्य पराशरण पढ़े होंगे ना प्लांट फिजियोलॉजी के अंदर। तो ये केंद्रक की स्थिति है और यहाँ क्या है? कोशिका द्रव्य भरा हुआ है। अब कोशिका द्रव्य में से जब जल बाहर निकलेगा तो सीधी सी बात है कि यहाँ पे कोशिका क्या हो जाएगी? सिकुड़ जाएगी, कोशिका सिकुड़ेगी। लेकिन केंद्रक पहले भी इतना ही था और अभी भी इतना है। तो यहाँ अब कोशिका के संदर्भ में केंद्रक का आकार क्या हो गया? बड़ा हो गया। भाई पहले कोशिका फूली हुई थी, फिर उसके बाद में क्या हुआ? यहाँ से पानी बाहर निकल गया, इनका जल बाहर निकला, जीव द्रव्य क्या हुआ? सिकुड़ा है। तो सिकुड़ा है तो झिल्लियां भी सिकुड़ेंगी, लेकिन केंद्रक के आकार में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है। तो कोशिका के फेवर में केंद्रक का आकार क्या होगा? बड़ा होगा। तो ऐसी जो कोशिका होगी वो क्या होगी? सघन जीव द्रव्य वाली और बड़े केंद्रक वाली होती है। ठीक है, तो जब भी ध्यान देना कि जब भी लघु बीजाणु दानी का या गुरु बीजाणु दानी का निर्माण होगा तो ऐसी कंडीशन में क्या होता है कि एपिडर्मिस के नीचे की जो हाइपोडर्मल सेल होती हैं, इन सेल में से इनमें से कुछ कोशिकाएं क्या करती हैं? अपने आकार में परिवर्तन करेंगे, अर्थात उनका जीव द्रव्य क्या हो जाएगा? सघन, और केंद्रक क्या हो जाएगा? बड़ा।
ऐसी कोशिकाओं को आर्कीस्पोरियल सेल के नाम से जानते हैं, आर्कीस्पोरियल सेल्स बोलते हैं। ठीक है, अब जैसे ये मान के चलना आर्कीस्पोरियल सेल है ये वाली। अब इस आर्कीस्पोरियल सेल में क्या था, एक परिणत विभाजन हुआ, परिणत विभाजन। और परिणत विभाजन का मतलब है परिधि की ओर होने वाला विभाजन। जैसे ये कोशिका है, ठीक है, अब इसमें क्या हो रहा है, इधर परिधि की तरफ विभाजन हो रहा है। अब परिधि की तरफ विभाजन हुआ तो दो कोशिकाएं बन गई। दो कौन कौन सी, एक तो ये बाहर वाली और एक ये अंदर वाली कोशिका। ठीक है, परिणत विभाजन हुआ, इससे दो कोशिकाएं बन गई। बाहर वाली जो होती है इसको बोलते हैं प्राइमरी पैराइटल सेल, प्राइमरी पैराइटल सेल। और भीतर वाली जो कोशिका होती है इसको बोलते हैं प्राइमरी इनिशियल सेल के नाम से जानते हैं, या इसको बोलते हैं प्राइमरी स्पोरोजिनस सेल, इस नाम से भी इसको जानते हैं। ठीक है, यहां तक आ गए समझ में कि हम पढ़ रहे हैं निर्माण। हमें पता है कि जैसे ये परागकोश है, परागकोश में हमको सबको पता है कि इसमें द्विपालित परागकोश में 4 लघु बीजाणुदानियां होंगी। अब 4 लघु बीजाणुदानियां हैं तो ये लघु बीजाणुदानी बनी कहां से हैं, पहले कोई ना कोई चीज बनेगी तो सही, तभी तो उसके अंदर युग्मकों का निर्माण होगा। तो लघु बीजाणुदानी की संरचना हमने देखी थी कि एपिडर्मिस होता है, कलिका अवस्था की बात है, उसके नीचे का लेयर जो होता है वो हाइपोडर्मल लेयर या हाइपोडर्मिस की कोशिकाएं कहलाती हैं। उनमें से कुछ कोशिकाएं आकार में परिवर्तन करके क्या कहलाएंगी, आर्कीस्पोरियल सेल कहलाती हैं। और इनमें क्या हुआ, एक परिणत विभाजन हुआ। परिणत का मतलब क्या होता है, परिधि की ओर, जिससे 2 प्रकार की कोशिकाएं बन गई। कौन कौन सी, प्राइमरी पैराइटल सेल, इसको बोलते हैं प्राथमिक भित्ति जन कोशिका, हिंदी में बोलते हैं इसको प्राथमिक भित्ति जन कोशिका, और इसको बोलते हैं प्राथमिक इनिशियल सेल्स को क्या बोलते हैं, प्राथमिक स्पोरोजिनस या प्राथमिक बीजाणु जनन कोशिका, शायद ये बोलेंगे। ठीक है, हिंदी इसकी कंफर्म नहीं है पर शायद इनकी हिंदी यही है, प्राथमिक बीजाणु जनन कोशिका या प्राइमरी स्पोरोजिनस सेल के नाम से इसको जानते हैं। अब सुनो कि पैराइटल सेल जो होती थी, हम पहले लघु बीजाणुदानी को देख रहे हैं। पैराइटल सेल जो थी, पैराइटल सेल विभाजन करके 3 प्रकार के स्तरों का निर्माण करती है, जिसमें सबसे पहला स्तर होता है एंडोथीसियम। ठीक है, बीच वाला लेयर जो होता है इसको बोलते हैं मिडिल लेयर, जो कि 1 से 3 स्तर का होता है, ये केवल 1 स्तर का होगा। और सबसे अंदर की ओर कौन सा होता है, टेपिटम, ये 1 स्तर का निर्माण होगा। और प्राइमरी इनिशियल सेल या प्राइमरी माइक्रोस्पोरोजिनस सेल जो होती है, ये क्या करती हैं, माइक्रोस्पोरो, सही लिखा है, माइक्रोजिनस टिश्यू, अर्थात लघु बीजाणु जनन ऊतक, लघु बीजाणु जनन ऊतक, इनका निर्माण करती हैं। और लघु बीजाणु जनन ऊतकों में से बताया था कि कुछ कोशिकाएं ऐसी होती हैं जो कि आवश्यक पदार्थों का संचय करके और अपने आकार में वृद्धि करके वो कोशिकाएं विभाजन के लिए क्या होंगी, तैयार होंगी। ठीक है, लास्ट ईयर सेल डिवीजन जब पढ़ी थी, कोशिका विभाजन पढ़ा था, तो उसकी इंटरफेज में 3 अवस्थाएं पढ़ी होंगी, पढ़ी थी 3 अवस्थाएं इंटरफेज के अंदर। G1 S, जिन बच्चों ने पढ़ी थी वो सुनना, G1 S और G2 फेज। ठीक है, तो G का मतलब क्या था, ग्रोथ फेज। अब S फेज जो है ना, वो आपको 6वें चैप्टर में और काम आएगी। डीएनए रेप्लिकेशन की जो क्रिया है वो कहां पे होती है, S फेज के अंदर होती है। तो लघु बीजाणु जनन ऊतक, अब लघु बीजाणु जनन ऊतकों से किसका निर्माण होगा, स्पोर मदर सेल का निर्माण होता है। शॉर्ट में लिख दिया, लघु बीजाणु मात्र कोशिकाओं का निर्माण हुआ। और लघु बीजाणु मात्र कोशिकाओं में अर्धसूत्री विभाजन से एक लघु बीजाणु मात्र कोशिका से किसका निर्माण होता है, 4 लघु बीजाणु का निर्माण होता है।
जिसको हम क्या बोलते हैं, माइक्रोस्पोर टेट्राड के नाम से जानते हैं। या लघु बीजाणु जब बनते थे तो इनको प्रारंभ में चतुष्क बोला था। चतुष्क, 4 आपस में कैलोज के द्वारा जुड़े हुए थे। तो ये लघु बीजाणु का निर्माण हो गया कि लघु बीजाणु दानी का निर्माण। ठीक है, कि भित्ति कैसे कैसे बनी है और भित्तियों के अंदर भरा हुआ जो भी पदार्थ होगा वो कैसे कैसे बन रहा है। क्लियर है यहां तक? पढ़ रहे हैं मादा युग्मकों के बारे में। और मादा युग्मक जो होते हैं, मादा युग्मक को हम गुरु बीजाणु के नाम से जानते हैं। पराग कण को या नर युग्मक को क्या बोलेंगे हम? नर युग्मक को पादप के अंदर लघु बीजाणु बोल रहे हैं ना। और ऐसे ही मादा युग्मक जो होता है उसको हम गुरु बीजाणु भी बोल रहे हैं। तो गुरु बीजाणु का निर्माण कहाँ होगा? गुरु बीजाणु धानी में होगा कि नहीं होगा? तो सबसे पहले हमें गुरु बीजाणु धानी का निर्माण पढ़ना है। गुरु बीजाणु धानी का निर्माण कैसे होगा, सबसे पहले हमें यह देखना है, तभी तो उसके अंदर हम लोग गुरु बीजाणुओं को देखेंगे। तो सबसे पहले देखो क्या होता है, वही प्रक्रिया है जो आपने इसमें पढ़ी है लघु बीजाणु के निर्माण में, लघु बीजाणु दानी के निर्माण में, कि जब पुष्प कलिका अवस्था में होता है ना, जब पुष्प खिलता है टहनी पे, तो वो पहले दल बाह्य दलों से ढका हुआ रहता है, बिल्कुल हरा हरा सा बाह्य दलों से ढका हुआ रहेगा, अंडाकार संरचना के रूप में होता है। ये देखना कभी भी जहां पादप में पुष्प खिल रहे हो ना, तो वहां देखना पुष्प खिलने से पहले छोटी सी अंडाकार अवस्था में होता है, तो वही उसकी क्या है, कलिका अवस्था हुई। इस कलिका अवस्था में क्या होता है कि पुष्पासन, ध्यान से सुनना, कि जायांग वाला भाग जो है ये किस पे स्थित होता है, पुष्पासन पे। फर्स्ट वीडियो में भी बताया था ये पुष्पासन पे स्थित होगा। तो पुष्पासन पे स्थित होने के बाद में जायांग में बीजांड जो होता है, बीजांड के एपिडर्मिस, ध्यान से सुनो, एपिडर्मिस के नीचे की जो कोशिकाएं थी, जब बीजांड का निर्माण होता है ना, जब पुष्पासन पे जायांग का निर्माण होगा, जायांग बनेगा, और जायांग बनेगा तो जायांग के अंदर अंडाशय में बीजांड का निर्माण होगा। तो बीजांड की एपिडर्मिस की जो कोशिकाएं होती हैं, बीजांड की, उस एपिडर्मिस के नीचे की जो कोशिकाएं होती हैं, इनको बोलते हैं हम हाइपोडर्मिस या हाइपोडर्मल लेयर के नाम से जानते हैं। ठीक है, ये जो प्रोसेसिंग है ना पूरी, ये 11th क्लास में जो सेकेंड यूनिट है, उस सेकेंड यूनिट में है मोनोकोट और डाइकोट, जड़ तना पत्ती की अनुप्रस्थ काट की जब संरचना पढ़ते हैं तो ये सब नाम वहां पे आते हैं, और ये प्रैक्टिकली वर्क है, प्रैक्टिकली तो, और वो शायद नहीं भी पढ़ाए होंगे। ठीक है, तो एपिडर्मिस, एपिडर्मिस के नीचे का लेयर, जैसे ये एपिडर्मिस हो गया सबसे बाहर, एपिडर्मिस बोलते हैं हिंदी में, हम इसको क्या बोलते हैं, शायद अधिचर्म के नाम से बोलेंगे, फिर यहाँ गलतियां पकड़ेंगे कोई ना कोई हिंदी में, शायद अधिचर्म बोलेंगे, यहां शायद शब्द और लिखूं, शायद, ठीक है, नहीं तो एपिडर्मिस शुद्ध शब्द है। तो एपिडर्मिस के नीचे का जो स्तर है, ये एपिडर्मिस, इसके नीचे का जो स्तर है, इसको बोलते हैं हम हाइपोडर्मिस। ठीक है, हाइपोडर्मिस में से कुछ कोशिकाएं ऐसी होती हैं जो कि क्या करती हैं, अपना जीव द्रव्य गाढ़ा कर लेंगी, और गाढ़ा कब करेंगी, जल को बाहर त्याग कर। जल जैसे ही बाहर निकलेगा जीव द्रव्य गाढ़ा हो जाएगा, केंद्रक जो होता है ना वो बड़ा दिखाई देता है। तो ऐसी कोशिकाएं जो होती हैं इनको बोलते हैं आर्की स्पोरियल सेल। आगे समझ में, आर्की ऐसी जो कोशिकाएं होंगी, जैसे यहां हमने मान लिया ये तो एपिडर्मिस का लेयर है, और इसके नीचे की जो कोशिकाएं हैं ये हाइपोडर्मिस की हो गई। हाइपोडर्मिस की हम मान के चल रहे हैं 100 कोशिकाएं, मान रहे हैं हम एक अनुमान के अनुसार, तो जरूरी नहीं है सारी की सारी कोशिकाएं, 10, 20, 30, 40, कुछ कोशिकाएं ऐसी होती हैं जो अपने आकार में क्या करेंगी, परिवर्तन। ऐसी कोशिकाओं को हम आर्की स्पोरियल, और शायद हिंदी में इसको हम क्या बोलेंगे, प्रेपशु कोशिकाएं बोलते हैं। ठीक है, प्रेपशु कोशिकाएं शायद यही बोलते हैं हिंदी में। तो प्रेपशु कोशिकाओं का निर्माण हो गया। अब इन प्रेपशु कोशिकाओं में क्या होता है, जैसे ये मान के चल रहा आर्की स्पोरियल सेल है, इसमें एक परिणत विभाजन होगा, परिणत, वही लघु बीजाणु दानी की तरह परिणत विभाजन हुआ, और परिणत विभाजन होने से, ध्यान से सुनना,
परिणत विभाजन होने से दो कोशिकाएं बन गई, एक तो अंदर वाली ये और एक ये बाहर वाली कोशिका बन गई। अंदर वाली जो कोशिका होती है इसको तो बोलते हैं प्राइमरी इनिशियल सेल या प्राइमरी स्पोरोजिनस सेल के नाम से जानते हैं। नहीं आया समझ में? और बाहर वाली जो ये कोशिका है, इस बाहर वाली कोशिका को क्या बोलते हैं? प्राइमरी पैराइटल सेल कहते हैं। देखो बार बार शुरू से पहली क्लास से ही ये बोलते हुए गए हैं कि कम से कम 10 या 20% शब्द जो हैं, टर्म्स जो हैं, वो इंग्लिश में याद करने पड़ेंगे सबके लिए, क्योंकि आगे जाके कोई हिंदी नहीं है इनकी, कोई कॉलेज में बताने वाला कि हिंदी इनकी क्या होगी क्या नहीं होगी। कॉलेज में पहुंच जाना, वहाँ ये नाम इंग्लिश में ही चलेंगे, और ना आगे कोई भी मतलब पढ़ाई करोगे जो बायोलॉजी से संबंधित होगी उसमें भी हिंदी में नाम नहीं है, ना उसमें आएंगे MBBS में, ना उसमें पैरामेडिकल में, ना नर्सिंग में, ना BSc के अंदर। हाँ BSc में लोकल कॉलेज जो होंगे उसमें ज़रूर बता देंगे हिंदी के अंदर, लेकिन अच्छे कॉलेज में जब जाओगे ना वहाँ नहीं चलेंगे, वहाँ तो यही प्रक्रम चलेगा ज़्यादातर इंग्लिश का, हेडिंग इंग्लिश में चलेंगी, समझा आपको हिंदी में देंगे, ऐसा होगा वहाँ। तो दो प्रकार की कोशिकाएं बन गई। अब प्राइमरी पैराइटल सेल, अब देखो यहाँ ध्यान से देखते हुए चलना, सुनो, ये एक रफली डायग्राम बना रहे हैं बीजांड का, ठीक है। तो बीजांड में क्या हुआ, बाहर का एपिडर्मिस जो है वो तो आवरण का निर्माण कर रहा है, और दूसरा अब इसमें क्या होता है कि ये वाला भाग ध्यान से सुन लेना, एपिडर्मिस ये बीजांड की संरचना है ना, तो बीजांड में सबसे पहले बताया था एपिडर्मिस वाला भाग बाहर वाला वो तो किसका निर्माण करेगा, अध्यावरणों का निर्माण कर रहा है, अध्यावरणों का, और उसके नीचे हाइपोडर्मिस की कुछ कोशिकाएं किसका निर्माण कर रही हैं, आर्कीस्पोरियल सेल बना रही हैं। आर्कीस्पोरियल सेल से दो प्रकार की कोशिकाएं बन रही है ना। तो भीतर की जो कोशिकाएं हैं, अब इस वाले भाग को हम बाहर लेके चल रहे हैं समझने के लिए। अब इस बाहर एपिडर्मिस वाले से तो हमें कोई मतलब नहीं है, तो इसको तो हम गायब कर रहे हैं, लेकिन इसके भीतर का जो स्तर है इसमें, तो बाहर की ओर तो क्या हो गई, प्राइमरी पैराइटल सेल, भीतर की ओर क्या बनती है, एक इनिशियल सेल बनती है। आगे समझ में नहीं आया, दो कोशिकाएं हो गई। अब प्राइमरी पैराइटल सेल जो होती है ना, ये कई सारे समसूत्री विभाजन करती है, कई सारे यहाँ क्या करेगी, ये विभाजन करेगी और कई कोशिकाओं का निर्माण कर देंगी, कई सारी भित्ति कोशिकाओं का निर्माण कर देंगी। क्लियर है? लेकिन यहां इन भित्ति कोशिकाओं का इतना महत्व नहीं है, ध्यान से सुन लेना, इतना महत्व यहां पे नहीं है। लघु बीजाणु दानी में तो ये भित्ति कोशिकाएं क्या कर रही थी, सुरक्षा का काम कर रही थी, पोषण का भी काम कर रही थी, लेकिन यहां इतना महत्व नहीं होता है इनका, तो इनको बनाओ चाहे मत बनाओ एक ही बात है। अब कौन रह गई है, ये भीतर की इनिशियल सेल रह गई है, ये वाली इनिशियल सेल रह गई। और इनिशियल सेल जो होती है, इस इनिशियल सेल में क्या होता है, अर्धसूत्री विभाजन होता है। ध्यान से सुनना, पहले तो लघु बीजाणु दानी के अंदर इनसे क्या बनना था, लघु बीजाणु जनन ऊतक बन रहे थे, लेकिन गुरु बीजाणु के निर्माण के दौरान इस इनिशियल सेल में क्या होता है, अर्धसूत्री विभाजन, मियोसिस की क्रिया होगी, और अर्धसूत्री विभाजन के दौरान ये द्विगुणित कोशिका है, अर्धसूत्री विभाजन हुआ तो 4 अगुणित कोशिकाओं का निर्माण होता है। ये 4 अगुणित कोशिकाएं बन गई। क्लियर है यार? 4 अगुणित कोशिकाएं ये तैयार हो गई। अब बाहर भित्ति स्तर है, ये बाहर ये भित्ति स्तर हो गया, ये जो पैराइटल सेल से बनाए ये भित्ति स्तर बाहर है इसके। और ये चारों अगुणित कोशिकाएं जो होती है ना, ये क्या करती हैं, ये एक रैखिक क्रम में जमा हो जाती हैं, रैखिक क्रम में। एक लाइनर तो है, ये लाइनर सेल के रूप में है, तो रैखिक रूप में ये जमा हो गई। इनमें से कोई भी 3 कोशिकाएं क्या हो जाएंगी, नष्ट हो जाती हैं, कोई भी 3 कोशिकाएं इनमें से नष्ट हो जाती है। कितनी बचती है, केवल 1 कोशिका बचती है, केवल 1। आगे दिखा रहे हैं इसमें,
केवल क्या बच रही है, एक कोशिका बच रही है। ये इसी एक कोशिका को हम क्या बोलते हैं, सक्रिय गुरु बीजाणु कोशिका के नाम से जानते हैं। यहां तक बैठ गई समझ में। अब सुनो, इसमें यदि दो क्वेश्चन दो तरह से है, एक तो आता है क्वेश्चन दो तरह से, कैसे आएगा, एक तो आएगा गुरु बीजाणु जनन को समझाइए, गुरु बीजाणु जनन की क्रिया को समझाइए, ठीक। और एक आएगा 7 कोशिकीय 8 केंद्रकीय, 7 कोशिकीय 8 केंद्रकीय अवस्था के निर्माण को समझाइए। ये दो क्वेश्चन है। और देखो कंफ्यूजन कहां पे होता है, ध्यान से सुनना। कई बार क्या होता है, गुरु बीजाणु जनन जो होता है, गुरु बीजाणु जनन का मतलब क्या होता है, गुरु बीजाणु का निर्माण होना। इन दोनों में से कोई भी, यदि मादा जनन भाग में से कोई भी क्वेश्चन आया तो सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये है। लेकिन हमारे लिए क्या है, सभी इंपॉर्टेंट है, पूरा चैप्टर हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, सभी हमको पढ़ के चलना है। अब देखो यहां पे अब हम क्या पढ़ रहे हैं, गुरु बीजाणु जनन के बारे में पढ़ लिया। तो गुरु बीजाणु जनन में क्या हुआ था कि प्राइमरी स्पोरोजेनस सेल जो थी, ध्यान से सुनो फिर, प्राइमरी स्पोरोजेनस सेल या प्राथमिक गुरु बीजाणु जनन कोशिका जो थी, उसमें अर्धसूत्री विभाजन से कितनी अगुणित कोशिकाओं का निर्माण हुआ, 4 अगुणित कोशिकाओं का निर्माण हुआ, जो कि एक रैखिक क्रम में क्या होंगी, जमा हो जाती हैं, जिनमें से कोई भी 3 कोशिकाएं क्या होंगी, नष्ट हो जाती हैं। केवल एक कोशिका बचती है। इसी कोशिका को हम सक्रिय गुरु बीजाणु कोशिका के नाम से जानते हैं। बैठ गई समझ में, क्लियर है यहां तक। तो ये गुरु बीजाणु जनन की। अब इसका डेवलपमेंट कैसे होगा, ये तो गुरु बीजाणु का निर्माण हो गया। ये जो कोशिका होती है ना, इसको हम क्या बोलते हैं, सक्रिय गुरु बीजाणु कोशिका के नाम से जान रहे हैं, क्योंकि 4 कोशिकाएं बनी थी यहाँ पे, 4 में से 3 क्या हो गई, नष्ट हो गई। अब जो सक्रिय थी वही तो बचेगी, तो सक्रिय गुरु बीजाणु मात्र कोशिका इसको बोल रहे हैं। अब ध्यान करना, जिन्होंने लघु बीजाणु धानी या नर युग्मकों के बारे में पढ़ा था कि लघु बीजाणु धानी में लघु बीजाणुओं का निर्माण होता है, परागकण हमने बनाई लिए, वहां देख लिए, समझ लिए। उसके बाद में फिर क्या था, परागकणों को नर युग्मकोद्भिद की प्रारंभिक अवस्था बोलते हैं, प्रारंभिक अवस्था या प्रारंभिक कोशिका के नाम से जानते हैं। और परागकण ज्यादातर 2 केंद्रकीय अवस्था में परागकोश से कहां निकलेंगे, बाहर, 2 केंद्रकीय अवस्था में। यदि 3 केंद्रकीय अवस्था में बाहर निकलें तो वो ज्यादा समय तक जीवित नहीं रह पाते। फिर उसके बाद में क्या था, नर युग्मकोद्भिद का निर्माण पढ़ा था। पहले तो हमने नर युग्मक, पादप के अंदर नर युग्मक का पढ़ लिया, नर युग्मकों का निर्माण मतलब लघु बीजाणु जनन के बारे में पढ़ लिया। फिर हमने पढ़ा था नर युग्मकोद्भिद का निर्माण, नर युग्मकोद्भिद का निर्माण पढ़ा था, ठीक है। और उसके बाद में पढ़ा था नर युग्मकोद्भिद का विकास। ये हमने तीनों अलग अलग देखे थे, तीनों अलग अलग। नर युग्मकोद्भिद में नर युग्मक में एक केंद्रक था। नर युग्मकोद्भिद का निर्माण कब हुआ, जब वर्धी केंद्रक और जनन केंद्रक बने थे, 2 केंद्रक। और नर युग्मकोद्भिद का विकास कब हुआ था, जब जनन केंद्रक 2 नर युग्मक केंद्रकों में बट गया, प्लस पोलन ट्यूब का निर्माण हुआ था, पराग नलिका का निर्माण हुआ था। तो वो नर युग्मकोद्भिद का क्या था, विकास था, ठीक। अब हमने देखा था गुरु बीजाणु जनन। तो गुरु बीजाणु जनन में हमने देखा कि प्राइमरी स्पोरोजेनस सेल जो होती है, ये अर्धसूत्री विभाजन के द्वारा 4 अगुणित कोशिकाओं का निर्माण करती है, जो रैखिक क्रम में जमा होंगे, जिनमें से 3 क्या हो जाएंगे, नष्ट, और एक जो कोशिका बचती है अगुणित, इसी को हम क्या बोलते हैं, सक्रिय गुरु बीजाणु कोशिका के नाम से जानते हैं, ठीक है। तो नर यहाँ पे क्या हो गया, गुरु बीजाणु जनन हो गया। भाई गुरु बीजाणु का निर्माण तो हो गया ना यहाँ। अब उनमें से कितने बचे हैं, कितने नष्ट हुए हैं, उससे हमें कोई मतलब नहीं, हमें तो यहाँ केवल क्या मिल गया, एक मिल गया। इसको हम गुरु बीजाणु जनन का मतलब क्या होता है कि इसे द्विगुणित कोशिका से अगुणित कोशिका का निर्माण करना, ठीक है, अगुणित कोशिका का निर्माण करना। युग्मक तो पता ही है, युग्मक किसे कहते हैं,
किसे कहते हैं युग्मक? वो तो निषेचन हुआ। केवल युग्मक, नर से और मादा से हमें कोई मतलब नहीं, हमने केवल ये कहा है कि युग्मक किसे कहते हैं। और बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, लैंगिक जनन जब हम पढ़ रहे हैं तो सबसे पहला पॉइंट हम पढ़ रहे हैं युग्मक निर्माण। बार बार शब्द आ रहा है युग्मक युग्मक युग्मक, पर है क्या युग्मक? युग्मक प्रत्येक नर व मादा योजक, नर व मादा की आनुवांशिक लक्षणों की योजक कड़ी है। चलो युग्मकों के बारे में बताएंगे, अभी थोड़े डाउट हैं। तो सक्रिय गुरु बीजाणु कोशिका हो गई। अब हम पढ़ रहे हैं सक्रिय मतलब 7 कोशिकीय 8 केंद्रकीय अवस्था के बारे में। या तो 7 कोशिकीय 8 केंद्रकीय अवस्था आ जाए, अथवा इसको हम बोल सकते हैं मादा युग्मकोद्भिद का विकास। मादा युग्मकोद्भिद का विकास, ये तो हुआ मादा युग्मकोद्भिद का निर्माण। और अब हम पढ़ रहे हैं 7 कोशिकीय 8 केंद्रकीय अवस्था या मादा युग्मकोद्भिद के विकास के बारे में हम लोग पढ़ रहे हैं। अब सुनो कैसे पढ़ रहे हैं। हमें यहां तक तो मालूम है कि एक कोशिका बन गई। अच्छा, अब देखना आगे, देखो क्या होगा कि सक्रिय गुरु बीजाणु मात्र कोशिका जो होती है, ये अगुणित कोशिका है। सक्रिय गुरु बीजाणु मात्र कोशिका जो होती है, इसमें क्या होता है, एक समसूत्री विभाजन होता है। सक्रिय गुरु बीजाणु मात्र कोशिका ही मादा युग्मकोद्भिद की प्रथम कोशिका होती है। ध्यान से सुन लेना, यहाँ पे 4 कोशिकाएं बनी थी, 3 नष्ट हो गई, और ये जो बची है शेष, इसको हम क्या बोल रहे हैं, सक्रिय गुरु बीजाणु कोशिका बोल रहे हैं। और इसी कोशिका को हम मादा युग्मकोद्भिद की प्रथम कोशिका के नाम से जानते हैं। ठीक है, प्रथम कोशिका। तो इसमें क्या होता है, समसूत्री विभाजन होता है। माइटोसिस फर्स्ट की क्रिया होगी, समसूत्री विभाजन पहला, मतलब प्रथम समसूत्री विभाजन होगा, जिसके फलस्वरूप क्या होगा, ये अगुणित कोशिका जो होगी वो 2 कोशिकाओं में बढ़ जाएगी। 2 अगुणित कोशिकाओं में बढ़ गई, और ये दोनों कोशिकाएं जो होती हैं ना, वो विपरीत ध्रुवों पे चली जाती हैं। अर्थात एक कोशिका बीजांड द्वार की ओर और एक कोशिका निवागी क्षेत्र की ओर चली जाएगी। क्लियर हो गई? अच्छा, फिर इनमें क्या होता है, दूसरा समसूत्री विभाजन होता है। मतलब दूसरी बार समसूत्री विभाजन के प्रकार नहीं होते। पहली बार समसूत्री विभाजन यहाँ हुआ, अब दूसरी बार समसूत्री विभाजन होगा। तो दूसरी बार समसूत्री विभाजन से इसमें और इसमें 2-2 कोशिकाओं का निर्माण हो जाएगा। हो गया यहाँ, ये सभी कोशिकाएं अगुणित चल रही हैं। फिर क्या होता है, तीसरी बार समसूत्री विभाजन होगा। तीसरी बार, तो 2 कोशिकाएं ऊपर हैं, 2 नीचे हैं, तो 2 कोशिकाओं से कितनी बनेंगी, 2 कोशिकाओं से समसूत्री विभाजन के द्वारा 4 कोशिकाएं बनती हैं। छोटा कर दूं इनको थोड़ा सा, ठीक है। ये 4 कोशिकाएं बन गई, सभी के अंदर क्या है, केंद्रक है ये। अब इसके बाद में क्या होता है कि दोनों ध्रुवों से एक एक कोशिका कहाँ आती है, बिल्कुल मध्य में आती है। दोनों ध्रुवों से एक एक कोशिका कहाँ जाएगी, मध्य में आ जाएगी। अब मध्य में आएगी तो ऊपर की ओर क्या रह जाती हैं, 3 कोशिकाएं रह जाती हैं, और नीचे की ओर भी क्या रह जाएंगी, 3 कोशिकाएं रह जाती हैं। और ये दोनों कोशिकाएं जो होती हैं, इनके बीच की भित्ति क्या होगी, गल जाएगी, और भित्ति गलने पे इनका केवल जीव द्रव्य आपस में मिलेगा, जबकि केंद्रक इनके आपस में नहीं मिलते हैं, केंद्रक नहीं मिलेंगे। अब जो 3 कोशिकाएं निभाग की ओर हों, अब इनमें से कौन सी मान के चल रहे हैं वो देख लेना। जो 3 कोशिकाएं निभागी क्षेत्र की ओर होती हैं, उनको तो बोलते हैं हम प्रतिमुखी कोशिकाएं, और जो कोशिकाएं 3 कोशिकाएं बीजांड द्वार की ओर होती हैं, उनको हम बोलते हैं अंड समुच्चय। अभी थोड़ी देर पहले बताया था, एक सेट या अंड समुच्चय बोलते हैं, जिसमें एक तो अंड कोशिका और 2 क्या होंगी, सहायक कोशिकाएं होती हैं। तो एक सक्रिय गुरु भी, ध्यान से सुनना,
एक सक्रिय गुरु बीजाणु मात्र कोशिका से 7 कोशिकीय 8 केंद्र की अवस्था के निर्माण की जो घटना होती है, इसी को ही हम क्या बोलते हैं, मादा युग्मकोद्भिद का विकास। ठीक है, और मादा युग्मकोद्भिद का निर्माण या गुरु बीजाणु जनन कैसे बोलेंगे कि स्पोरोजेनस सेल के द्वारा, इस स्पोरोजेनस सेल के द्वारा एक सक्रिय गुरु बीजाणु कोशिका का निर्माण होना, क्योंकि 3 तो नष्ट ही हो रही है ना, तो एक सक्रिय गुरु बीजाणु कोशिका का निर्माण होना, यही घटना कौन सी कहलाती है, गुरु बीजाणु जनन की घटना कहलाती है। ठीक है, तो शायद यहां तक समझ में आ गए होंगे। अच्छा, अब एक चीज सभी बच्चे सुनना कि आपके लिए नर युग्मक के बारे में कल तक जो भी बताया था, पादप के अंदर नर युग्मकोद्भिद का निर्माण विकास प्लस पराग एलर्जी और पोलन प्रोडक्ट जो थे, पराग उत्पाद जो थे, यहाँ तक कि आपके लिए पीडीएफ अवेलेबल करा दी है। तो कल आपके लिए टेस्ट भी देना है, सेंड भी करना है, उसके बाद में आपके लिए वो पीडीएफ जो है उसको आप लोग लिखते हुए चलना, और इसके बाद में मादा युग्मकोद्भिद वाली जो भी घटना होगी वो हम लोग आगे की ओर आगे भेजेंगे आपके लिए। ठीक है, धन्यवाद।